कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमके यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 4 आप सभी बच्चों का इन्वायरमेंटल साइंस, जिसे आप लोग शॉर्ट में EVS भी कह सकते हैं या कहा जाए भाई हिंदी में पर्यावरण अध्ययन के बारे में। तो इस जो आपका बेसिक पेपर है या सब्जेक्ट कहा जाए, इसमें आपके देखिए जो भी पेपर में सवाल पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, वो सारे के सारे आप सभी बच्चों को हमारे चैनल के द्वारा एक पूरा लगभग शायद 10 या 12 क्लासेस होगा अगर EVS का, तो हमारे चैनल पे प्रॉपर वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देखिए। इसके अलावा यहाँ से जितने सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, यहाँ से पेपर में आप सभी बच्चों को आपका 50 क्वेश्चन जो आने वाला है, उसमें से यहाँ से सवाल आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, फॉलो करना चाहे फॉलो कर लीजिएगा। पहला ही सवाल पूछा जाएगा आपसे, ये जो पॉल्यूशन वर्ड है, ठीक है, इसका ये जो वर्ड हमने उठाया भाई कहाँ से आया, कौन से देश से आया है? क्या ये ग्रीक से आया हुआ है यानी ग्रीस से आया हुआ देश से? क्या ये लैटिन वर्ड है या पर्शियन वर्ड है या फिर गुजराती वर्ड है? तो ये जो देखिए हमारे इंग्लिश में जितने भी सारे वर्ड्स है वो मोस्ट ऑफ द क्या हमारे पास लैटिन से या फिर ग्रीक भाषा से। तो ये जो पॉल्यूशन नाम का वर्ड है ये कौन से देश से उठाया गया, तो सॉरी कौन से किस से लिया गया? तो एक लैटिन वर्ड है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला गया हमारे पास पर्यावरण में उपस्थित कितने संगठक होते हैं? संगठक मतलब हमारे पास हमारा जो पर्यावरण यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट बना हुआ है वो कितने चीजों से मिलकर बना है? तो याद रखिएगा, जमीन है हमारे पास, पानी है, हवा है, और हम लोग जानते हैं जैव मंडल होता है। जैव मंडल मतलब वह जगह जहाँ पर तीनों के तीनों चीज हमारे पास मिलता है, जहाँ जल भी है, हवा भी है, पानी भी, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो वो जगह हमारे पास जो कहलाता है वो जैव मंडल कहलाता है। और जैव मंडल में हमें सभी चीज मिलता है। तो टोटल 4 चीजों से मिलके हमारा क्या होता है, जो पर्यावरण का एक निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। इसलिए लिखा हुआ है कि पर्यावरण में उपस्थित 4 संगठनों का वर्णन होता है हमारे पास। स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है। देखिए जल मंडल नहीं होगा, यहाँ पर जैव मंडल होगा, ठीक है। जैव मंडल मतलब बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर वो रीजन होता है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग सभी के सभी रहते हैं, क्योंकि हमें सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास 4 हो जाएगा। फिर अगला बोला गया सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि जब पर्यावरण में एक या एक से अधिक घटकों की मात्रा अनावश्यक रूप से बढ़ जाए या फिर कम हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? देखिए घटक मतलब होता है हमारे पास फैक्टर। अगर हम मान के चलते हैं कि किसी चीज में इंक्रीजमेंट हुआ है या फिर कोई चीज में डिक्रीजमेंट हुआ है, तो हमारे इन्वायरमेंट पे इसका क्या असर देखने को मिलता है भाई? तो इससे ऑब्वियसली बात है, या तो हमारे पास अगर जैसे बात की जाए भाई पेड़ पौधे अगर ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, मान के चलते पेड़ पौधे ज्यादा हो जाते हैं, या मनुष्यों की संख्या चली ज्यादा हो जाए तो क्या होगा हमारे पास? तो भाई मनुष्य की संख्या ज्यादा हो ऑब्वियसली बात है, तो इससे प्रदूषण का स्तर पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, या फिर इससे घटेगा बढ़ेगा क्या? तो भाई पॉल्यूशन बढ़ता है हमारे पास, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला गया हमारे पास कि वायुमंडल में गैसों की जो निश्चित प्रकृति मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन क्या कहते हैं? देखिए हमारे पास प्रकृति में देखिए जो भी गैसें मौजूद है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे मीथेन, जो भी प्रकार, लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, कुछ एडिशन करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा गैसेस, देखिए हम लोग जैसे जानते हैं फैक्ट्री से जो गैसेस निकलते हैं वो भी इन्वायरमेंट में मिलती है, कोयला जलाते हैं तो वो गैस भी जाके मिलता है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट में जो भी नेचुरल रूप से गैस पाए जाते हैं उनमें क्या होता है? चेंजेस दिखने मिलता है, और जिससे एयर पोल्यूशन होने का खतरा बढ़ता है, यानी एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो एयर पोल्यूशन बोलिए या वायु प्रदूषण बोलिए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला बोला गया कि वायु प्रदूषण के जो स्रोत होते हैं, तो भाई वायु प्रदूषण कितने प्रकार से हो सकता है? आप सोचिए क्या क्या मुख्य स्रोत हो सकते हैं। चलिए एक फैक्ट्री हो सकता है, घर हो सकता है, यानी मनुष्यों के द्वारा हो सकता है, एक हमारे पास फैक्ट्री के द्वारा सेटअप हो सकता है। 2 मुख्यतः स्रोत होते हैं जिनके द्वारा वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा फैलने का खतरा रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला गया सवाल में कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, यानी नेचुरल सोर्स हमारे पास कौन सा है? कि जैसे प्रदूषण का, पहले बात यहाँ पर हमें वर्ड छूटा हुआ है कि जो प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है भाई, जैसे लिखा हुआ ज्वालामुखी से उत्पन्न प्रदूषण। आपको मालूम है कि भाई ज्वालामुखी अंदर लावा है, लावा है तो ऑब्वियसली बात है उसमें कुछ ना कुछ जलने से CO2 जनरेट हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड जनरेट हो सकता है। तो जो भी गैसेज है ये सब के सब इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करने का काम कर रहा है। प्लस हमारे पास शहरीकरण की प्रवृत्ति जो बढ़ती जा रही है, शहरीकरण मतलब जितना ज्यादा लोग बसेंगे तो ऑब्वियसली बात है पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा। फिर दोनों ही सही है या इनमें से कोई भी नहीं? आपको मालूम है कि भाई हमें पूछा गया प्राकृतिक स्रोत मतलब नेचुरल सोर्स पूछा गया है, मानव बड़ा तो हो नहीं सकता, शहरीकरण नहीं होगा। एक हमारे पास प्राकृतिक रूप से क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा? ए नंबर इसका जवाब सही जवाब टिक करिएगा।
फिर देखिए ज्वालामुखी से जो उत्पन्न प्रदूषण होता है वो कैसा है, धूल कण वाला प्रदूषण है या फिर हवा का प्रदूषण है या फिर हमारे पास पत्थर है या फिर देखिए ज्वालामुखी से आपको मालूम होगा कि जैसे जो बेसिकली पोल्यूशन होता है उसके द्वारा जो भी गैसेस रिलीज होते हैं ये सब के सब हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स को हम लोग देखिए क्या बोलते हैं, धूल कण बोला जाता है हिंदी में, तो उनमें जाके मिलते हैं जिससे क्या होता है भाई पोल्यूशन बढ़ता है। तो धूल कण इसका क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर, इसलिए लिखा हुआ है कि ज्वालामुखी से उत्पन्न जो प्रदूषण है जैसे धूल कण, धुआं, राख, ये सब के सब इसके उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए टिक करिएगा। फिर जीवाणु विषाणु किस में पाए जाते हैं, देखिए आपको मालूम होगा जीवाणु मतलब बेसिकली होता है, अगर मैं सही तो बैक्टीरिया, विषाणु मतलब होता है वायरस कहा जाता है, ठीक है। ये सब के सब आपको मालूम है क्या, अगर हम अंतरिक्ष में चले जाते हैं या किसी अदर ग्रह में चले जाते हैं, ये जितने भी माइक्रोइज्म होते हैं मतलब सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उनको रहने के लिए भी भाई कहीं ना कहीं बोला जाए तो मॉइस्ट क्लाइमेट, ऐसा क्लाइमेट जहाँ पर पानी मिलता, हवा मिलता, उस प्रकार का सिचुएशन चाहिए। लेकिन अगर हम इन जगहों पे चल जाते हैं जैसे अपने कह सकते हैं गैलेक्सी में चले जाते हैं, क्या वहां पर आपको हवा मिलेगा, क्या पानी मिलेगा, जहां पर रहने के लिए कोई सोर्स ही नहीं। अगर आप अंटार्कटिका भी चले जाते हैं तो वहां पर ही मालूम है टेम्परेचर भाई माइनस से बहुत नीचे रहता है, वहां पर भी माइक्रोइज्म जो रहते हैं कुछ मतलब मात्रा में रह सकते हैं लेकिन इतने बड़े लेवल पर तो नहीं पाए जाते हैं। तो जहां पर बेसिकली हमारे पास इन्वायरमेंट चेंज होता है वहां पर जीवाणु विषाणु कम ही पाए जाते हैं। लेकिन हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी में देखिए उपस्थित जो जीव है उसमें मालूम होगा भाई पृथ्वी में सभी चीज मौजूद मिलती है अच्छे से, तो जिस वजह से जीवाणु विषाणु भी आराम से पाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, पृथ्वी की उपस्थिति, कि पृथ्वी की उपस्थिति जो कवक रहते हैं, फंगस जो रहते हैं, वो जीवाणु विषाणु होते हैं हमारे पास पाए जाते हैं। फिर अगला बोला गया तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है, हमारे पास बताना है कि कहाँ, किसके कारण, मानवीय स्रोतों के कारण, राजनीतिक स्रोतों के कारण, दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आप खुद बताइए प्रदूषण के लिए सबसे जो जिम्मेदार है बेसिकली ये कौन जिम्मेदार है, क्या ये नेतागण जिम्मेदार है या हम सभी लोग जिम्मेदार है, यानी नेतागण मानव सभी जिम्मेदार है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई अगर हमें शहरीकरण करना है, अगर हमें उद्योग बढ़ाना है, तो भाई हम सोचते हैं कि किस प्रकार प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा सके, और प्रकृति को जब नुकसान पहुंचाएंगे तो भाई ऑब्वियसली बात है पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है, क्योंकि न्यूट्रलाइज करते एक दूसरे को बेसिकली बैलेंस किया जाता है। तो तीव्र, अगर हमें तीव्र क्या करना है, औद्योगिकरण करना है, शहरीकरण, ये किसका बेसिकली थॉट होता है, तो भाई ये मानवीय स्रोत के कारण होता है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। फिर वायु प्रदूषण जो होते हैं वो कितने प्रकार से प्रसारित हो रहे हैं, तो वायु प्रदूषण जो होता है भाई बहुत प्रकार से प्रसारित होता है, लेकिन मुख्यतः इसके देखिए दो सोर्स होते हैं हमारे पास से प्रसारित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोला गया कि निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण के कारक, यहाँ कारण नहीं होगा, यहाँ कारक होना चाहिए था हमारे पास, कारक कौन से हैं, पहला है गैसियस एयर पोल्यूशन, जो गैसियस वायु प्रदूषण कारण, या गणितीय वायु प्रदूषण, या फिर दोनों। अब बोलिएगा भाई यहाँ पर गणितीय कहाँ से आ गया, देखिए ये शायद मुझे लगता है ये टाइपिंग मिस्टेक छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास जो वायु प्रदूषण कारक होते हैं, पहले बात तो वो गैसेस के कारण भी होते हैं, तो ये ऑप्शन टिक करिएगा फिलहाल का, ये ऑप्शन गलत है हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा। अगर यहाँ बोला जाएगा तो भाई यहाँ पर अगर गणितीय नहीं होगा, कण वाला हो सकता है, पार्टिकल्स वाला हो सकता है, तो एक ये सही हो सकता है। यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन मिलता है पार्टिकल्स का तो ये हो सकता है, तब ये दोनों सही होगा। इसलिए देखिए लिख भी दिया गया है कि वायु प्रदूषण में गैस से वायु प्रदूषण और कणकीय वायु प्रदूषण जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी हमारे पास पॉल्यूशन के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। फिर अगला बोला गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में कि निम्नलिखित में से ऊर्जा उत्पादन के लिए, यानी अगर हमें एनर्जी बेसिस जनरेट करना है तो जीवाश्म ईंधन यानी जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनका दहन करते हैं तो कौन से गैस के कारण होता है। तो देखिए जब भी हम लोग क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल मतलब वो ईंधन जो सड़े हुए या फिर पेड़ पौधे या लगभग भाई 100,000 साल के नीचे जमीन के नीचे जो ईंधन मिलता है वो हम जीवाश्म ईंधन कहता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, कोयला ये सभी आता है। तो अगर हम इन लोगों को जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, तो कौन सा गैस मोस्टली निकलता है हमारे पास, याद रखिएगा। तो इसमें निकलता है बच्चों CO2 निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, जो हमारे पास एक ग्रीन हाउस गैस कन्वर्ट माना जाता है, जो प्रकृति के लिए हानिकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर होगा। फिर बोला गया कि CO2 का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए आपको दो चीज मालूम होगा, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक मालूम होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ना, और ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब होता है भाई हमारे पास जैसे सन से कोई रेज आते हैं जिससे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, मतलब बेसिकली जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर हमारा बढ़ते चला जाता है। तो CO2 का क्या प्रभाव पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज होता है उससे तो इंक्रीज, क्योंकि CO2 गैस जो होता है वह गर्म गैस होता है, जब वो गर्म गैस होगा तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा हमारे पास, प्लस इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ता है हमारे पास। तो ये दोनों ही चीज इंपैक्ट डालता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर, दोनों इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला गया हमारे पास, देखिए ये सवाल
पेपर में 100% पूछा जाएगा कि जो अम्लीय वर्षा है इसमें जो एसीटन का पीएच कम होना, आपको मालूम होगा पीएच स्केल अगर आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा तो पीएच स्केल का रीडिंग होता है 0 से लेकर 14 तक, जिसमें 0 से लेकर अगर आप 7 तक मतलब 7 से कम जाइएगा तो एसिडिक होता है, और 7 से लेकर 14 तक जाइएगा मतलब 7 से ऊपर और 14 से नीचे जाइएगा तो बेसिक होता है। अगर हमारे पास जो एसिड रेन है मतलब जो वर्षा का जल है अगर वो एसिडिक है, इसका पीएच कम होता है, तो याद रख लीजिएगा पीएच का वैल्यू कम अगर हो जाता है हमारे इस तरफ चला जाता है तो जो गैसेस रहते हैं वो बेसिकली ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं, मतलब वो हानिकारक ज़्यादा होता है। इसलिए लिखा हुआ है कि अम्लीय वर्षा का जो पीएच कम होना यह कौन सी गैस के कारण होता है, तो अम्ल में जो बेसिकली हमारे एसिड में दो प्रकार गैस पाए जाते हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलिए या भाई नाइट्रस ऑक्साइड बोल दीजिए आप लोग इसे। इन दो गैस के कारण बेसिकली क्या होता है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड बनता है। तो ये दो गैस मोस्टली रहते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए पीएच कम होना क्या है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 गैस के कारण होता है हमारे पास। फिर जो हमारे पास 15 नंबर सवाल पूछा गया कि अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो कूड़ा करकट के सड़ने से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जो सड़ा मतलब जो खराब प्रोडक्ट है या जो भी चीज़ है अगर वो सड़ेगा गलेगा इससे होता क्या हमारे पास, भाई इससे बीमारी तो होता ही होता है। पहले इसमें तापमान पहले क्या होता है इसमें से मीथेन गैस जनरेट होता है, पहले जान लीजिएगा, ठीक है। CH4 जनरेट होता है। जब ये CH4 जनरेट होता है तो ये CH4 भी बेसिकली क्या है एक ग्रीन हाउस गैस में माना जाता है जो टेम्परेचर को बढ़ाने में काम करता है। तो तापमान में वृद्धि करेगा, प्लस अगर इसमें से दम घोटू गैस, अगर आपने पढ़ा होगा कि दम घोटू गैस किसे कहा जाता है तो मालूम होगा कि यहाँ पर रहना भी दिक्कत हो जाता है हमारे पास, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाता है, इसका मेन कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, ए नंबर इसका सही जवाब टिक करिएगा। फिर अगला बोला गया कणकीय पदार्थों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो इसे देखिए बेसिकली 3 भागों में बांट देते हैं हम लोग पार्टिकल्स को, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। फिर निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थ कौन से, मतलब मेटेलिक सब्सटेंस कौन कौन सा है, शीशा, एल्युमिनियम, तांबा, ये सभी, भाई सभी के सभी हमारे पास है। फिर निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय कौन से हैं, कोयले से चलने वाली रेल इंजन, क्या आप इससे कभी बताइए आप इससे वायु प्रदूषण रोक सकते हैं। फिर अगला बोला विद्युत इंजन, हाँ भाई रोक सकते हैं। कारखानों की जो चिमनियां होती है क्या उनसे देखिए उनको ऊपर लगाया जाता है ताकि हम वायु प्रदूषण कंट्रोल कर सकें, लेकिन इनमें से अगर हम कौन सा बोला जो वायु प्रदूषण किससे कम हो सकता है हमारे पास, तो वो होता है विद्युत इंजन। तो हमारे पास विद्युत इंजन जो है जो हमारे पास अगर कहा जाए इलेक्ट्रिकल इंजन चलता है ट्रेन, उस पर क्या होता है वायु प्रदूषण रोका जाता है, ये सबसे अच्छा कारण है। फिर केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण निवारण करने के लिए जो नियंत्रण कानून पारित किया था ये वर्ष 1981 में पारित कर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा, ये टिक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला बोला है कि पर्यावरण के लिए खतरा कौन सा है, तो भाई पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्या पेड़ पौधों से भाई पर्यावरण खतरा है, भाई नहीं। क्या फसलों से सक नहीं, अगर हम टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करते हैं तो ये भी चलिए एक प्रकार से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन जनसंख्या सबसे बड़ा कारण होता है पर्यावरण प्रदूषण का, इसलिए चाहे कोई भी कंट्री हो उसको बेसिकली अपने जनसंख्या कंट्रोल कर पाएगा तो ही वो कह सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण उसको रोक पाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला है कि पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ पर जीवन यापन होता है, मतलब पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ पर जीवन यापन यानी जहाँ पर जीवन संभव है और जहाँ पर हम लोग रहते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है, जैव मंडल बोला जाता है, या कभी कभी हिंदी में जीव मंडल भी लिखा हुआ रहेगा जिसे इंग्लिश में बायोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला बोला है कि पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन में की मदद करने में सक्षम है उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए पृथ्वी का ऊपर का परत मतलब अर्थ का अपर लेयर, अर्थ का सबसे ऊपर जो लेयर होता है भाई वो कहलाता है हमारे पास स्थलमंडल, हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है इसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला गया भारत का सबसे पुराना जो NGO है वो आधारित संरक्षण अनुसंधान जो है वो कौन सा हमें बताना है, तो याद रख लीजिएगा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, वहां पर सिचुएटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला बोला गया भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय कहाँ बना हुआ है, तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा, डी नंबर इसका सही आंसर टिक करिएगा आप लोग। अगला आपसे बच्चों को पेपर में पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए बचपन में अगर आप सही होंगे तो एक बाघ के बारे में कहानी पढ़े होंगे और एक शिकारी की कहानी था जिसका नाम था जिम कॉर्बेट, उसी के आधार पर नाम दिया गया नेशनल पार्क का, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में। क्योंकि ये जो अगर मैं सही हूँ तो बाघ जो था वो आदमखोर बाघ था जिसने बेसिकली पूरे गांव में तहलका मचा कर रखा हुआ था, जिसे मारा था शायद जिम कॉर्बेट है, क्योंकि बचपन में हमने शायद 4-5 क्लास में पढ़ा था ये चीज़। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला VVI सवाल,
ये वाला आएगा ही आएगा, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये कब पारित हुआ था, ये सॉरी किस वर्ष पारित हुआ था, ये पास्ट हुआ था तो 1972 को और 1973 को इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, फिर अगला पूछा सकता है इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, अगर हम आज के एग्रीकल्चर बात करते हैं जो साइनोबैक्टीरिया होता है जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है, वो बेसिकली खेतों में एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन किस खेती के लिए, तो भाई हम लोग चावल की खेती के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल बोला गया डिफॉरेस्टेशन में रिड्यूसेस द चांस ऑफ, देखिए डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है भाई, पेड़ पौधों की हम लोग अंधाधुंध कटाई करते हैं। तो अंधाधुंध कटाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास भाई, वर्षा, जैसे अगर जानते हैं कि भाई राजस्थान में बारिश नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि भाई वहाँ वन वाला क्षेत्र ही नहीं है। जबकि आप एमपी चल जाइए, बिहार चलिए, भाई बारिश होता है, हमारे झारखंड में भी नहीं होता अच्छे से, क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास माइनिंग वाला एरिया है, माइनिंग है तो भाई पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है तो भाई पानी कहाँ से होगा। तो इसलिए रेनफॉल यानी जो बरसात का पानी होता है, यानी बरसात जिसे कहा जा सकता है, उसमें चांसेस कम हो जाते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहला जो ये भी आएगा पेपर में, पहला जो अर्थ समिट हुआ था, याद रख लीजिएगा, अर्थ समिट मतलब पृथ्वी सम्मेलन, जो कि कब हुआ था, 1992 को हुआ था, 1992 में। ये कहाँ पर हुआ था, तो ब्राजील में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या किस चीज़ का इफेक्ट दिखता है, तो भाई ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है भाई हमारे पास जो क्लाइमेट है, जो हमारा क्लाइमेट में परिवर्तन होगा, भाई क्लाइमेट परिवर्तन होगा तो भाई खेती में असर दिखेगा, खेती में असर दिखेगा तो भाई अनाज का असर दिखेगा, साथ ही साथ जो हमारे ग्लेशियर है वो भी पिघलने स्टार्ट हो सकते हैं। तो तीनों ही चीज़ हमारे पास सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट किस में दिखता है, तो भाई ग्लेशियर पिघलने का हमें खतरा, याद रखिएगा। ये पिघल गया तो भाई पूरा जमीन डूब जाएगा, जमीन डूब गया तो भाई हम लोग चले जाएंगे। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज दैट कॉज क्लाइमेट चेंज ऑन अर्थ इंक्लूड, हमारे पास जो हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे क्लाइमेट चेंज क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो भाई हम लोग पेड़ जला रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं, एरोसेल कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तीनों ही कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब वो सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं, तो उनमें से क्या है, कोयला है, केरोसिन है, पेट्रोल है, बायोमास है। भाई ये सब के सब खत्म हो जाएगा, कभी नहीं मिलने वाला, ये मिल सकता है, हम लोग बना सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन हैज़ एन अलार्मिंग इफेक्ट, देखिए डिफॉरेस्टेशन मतलब भाई पेड़ पौधे हम लोग काट रहे हैं, किसके लिए अलार्म बजा रहा है, भाई हमें बता रहा है कि अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो भाई मिट्टी को कौन पकड़े हुए रहेगा, और मिट्टी का बहना ही क्या कहलाता है, सॉइल एरोजन, क्योंकि उसे पकड़े हुए नहीं रहता, मृदा अपरदन कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर चलिए इस सवाल का, इतने खतरनाक सवाल का आंसर आप लोग बताइएगा कि झारखंड का स्टेट एनिमल क्या है, ये सवाल आपके लिए हमने यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है। फिर अगला जो सवाल पूछा गया है कि इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, इकोलॉजी जो है भाई किसके साथ डील्स करता है, अगर हम स्टडी के अध्ययन के क्षेत्र में बात करें तो बेसिकली याद रखिएगा ये मानव जगत या कहा जाए भाई लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में एक रेसिप्रोकल सिस्टम रखता है। रेसिप्रोकल मतलब अगर लिविंग थिंग्स का बेसिकली अगर ज़्यादा प्रजाति में अगर कहा जाए तो बढ़ने लगेंगे तो नॉन लिविंग थिंग्स पर असर दिखने वाला है। अब बोलिए कैसे दिख सकता है, तो भाई देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा इकोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा। इतने कम समय में बोलिएगा भाई इकोलॉजी पढ़ाना ये डिफिकल्ट टास्क है हमारे लिए भी, तो थोड़ा सा आप लोग समझ के चलिएगा। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, याद रख लीजिएगा ऊर्जा जो प्रवाह होता है किसी भी पाइतंत्र में ये हमेशा एक डायरेक्शनल होता है, यानी एक दिशात्मक होता है, यूनिडायरेक्शनल जिसे हम लोग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये एकदम पेपर में पूछा जाएगा। और कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो याद रख लीजिएगा 10% होता है। और एनर्जी फ्लो का जो नियम है किसके लिए दिया था, ट्रांसले नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये भी आप याद रखना है। द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का जो एनर्जी पाया जाता है भाई वो मतलब बेसिकली कहा जाए भाई पेड़ पौधों में आदमी में पाया जाता है और ये आदमी के डीएनए में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा हमारे पास। फिर क्वेश्चन नंबर जो 4 पूछा गया है कि डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम डेफिनेशन क्या होता है भाई। इकोसिस्टम वह जगह जहाँ पर अगर सभी के सभी जीव जंतु मिलिए एक दूसरे पर डिपेंडेंस होकर जीवित रहते हैं, मतलब हम हैं तो भाई पेड़ पौधे तो हम हैं, सब कुछ एक दूसरे से रिलेशन बना कर रहते हैं, इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो इकोसिस्टम कहलाता है। आप चारों ऑप्शन पढ़िए, चारों ऑप्शन में आपको 1 नंबर जो ए है मतलब ऑप्शन नंबर ए वो सबसे सटीक लगेगा। क्यों, क्योंकि द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म का अपना एक समुदाय जहां पर सब एक साथ टुगेदर मतलब होता है सब साथ मिलकर पर्यावरण के साथ रहते हैं, वही क्या कहलाता है हमारे पास इकोसिस्टम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला है एक एसोसिएशन, देखिए ये वाला पेपर में आएगा नहीं, ये सवाल छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास जो जो सवाल में आएगा भाई वही बताएंगे, ठीक है। किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी जो स्थिर कम्युनिटी होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। अगला ये वाला हमारे पास एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल
किसी भी एक प्रकार के प्रजाति मान लीजिए, ठीक है, किसी खास जगह में रह रहे हैं, तो भाई ये वो क्या कहलाता है हमारे पास, तो पॉपुलेशन कहलाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। कंजर्वेशन, देखिए विथिन मतलब होता है नेचुरल हैबिटेट के अगर अंदर रहेंगे तो ये हमारे पास कहलाता है, याद रखिएगा, इन सेतु, और बाहर रहिएगा तो वो हमारे पास एक्स सेतु के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो कह सकते हैं, देखिए नेचुरल, ये जो है नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी बायोस्फीयर पर, ये सब के सब में नेचर से जुड़े हुए बेसिकली जीव जंतु रखा जाता है, जिसमें वो नेचर से जुड़े हुए रहते हैं, मतलब उनको भाई नेचर का फीलिंग दिया जाता है। लेकिन जू में क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जू को एक जेल में बंद कर दिया जाता है? कभी हो सकता नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सेतु कंजर्वेशन के अलावा इसमें से कौन सा है हमारे पास, तो वो जू हो जाएगा, जो एक्स सेतु कंजर्वेशन में आता है। कंजर्वेशन आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, मतलब भाई यही हमारे पास आउटसाइड मतलब बाहर में, तो ये एक्स सेतु हो जाएगा। इसमें जू हो गया, एक्वेरियम हो गया, आप इसमें रख सकते हैं। फिर याद रखिए ये पेपर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एनिमल सिंबल ऑफ WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड है उसका जो एनिमल सिंबल है वो क्या है, जायंट पांडा है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज क्या कहलाता है, मतलब पेड़ पौधे जो हम लोग काटते हैं, तो पेड़ पौधे काटना क्या कहलाता है, तो भाई पेड़ पौधे काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। फिर द नेचुरल प्लेस ऑफ एन इको ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी, कोई भी एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म या कम्युनिटी एक ही जगह पर रह रहा है तो वो क्या कहलाता है बच्चों, याद रखिए उसका हैबिटेट, यानी कि जो परिवेश होता है वो कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, सड़े गले चीज़ों को खत्म कर देते हैं एंजाइम सेट करके, तो भाई ये क्या कहलाता है हमारे पास, डिकम्पोज कराते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंगस आ जाते हैं, ये सभी चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। प्लांट्स आर ऑल्सो रिगार्डेड, देखिए आपको मालूम होना चाहिए प्लांट्स को, जितने भी प्लांट्स कैटेगरी उनको फौना बोलते हैं, सॉरी फौना बोलते हैं, फ्लोरा बोला जाता है, और जो एनिमल्स का कैटेगरी होता है उन्हें फौना बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स आर ऑल्सो रिगार्डेड एज क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्लोरा बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो आज का इस वीडियो में मैंने आपसे ही बच्चों को देखा जाए तो भाई लगभग 50 क्वेश्चन करवा दिए, जो कि आपसे बच्चों एग्जाम संबंधी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1 या 2 क्लास में आएगा, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, और आपसे बच्चे आराम से भाई जितना सारा क्लास देख लीजिएगा, पेपर में एक सवाल आपको नहीं छूटेगा, आप लोग इसके निश्चिंत रह सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करने कमी मत करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।